हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी इस वीडियो को लेके आया हूँ, अगर उसका टाइटल नोट करें, भारत और चीन ने यूरोप को कैसे पीछे छोड़ दिया। यूरोप भारत को क्यों हरा नहीं सकता। ठीक है, ये मिस्टिकल लैंड की वीडियो है, इसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ज़रा चेक करते हैं कि ऐसा क्या तोल मोल है कि जिसके ऊपर जो है भारत जो है वो यूरोप भारत को नहीं हरा सकता और इवन चीन को जो है यूरोप नहीं हरा सकता। इतने सारे मुल्क इकट्ठा एकजुट होकर भी, और जो कि इनकी इकॉनमी बहुत ऊपर जब फ्लोरिश हो रही है और मुकाबला नहीं कर पा रहे हम लोगों का, तो क्या है इसमें, क्या ऐसी बात है इस वीडियो के अंदर अंदाजा होगा। चलें पहले देखते हैं, उसके बाद रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ ही टाइम पहले वो समय था जब दुनिया की टॉप कंपनीज यूरोप से हुआ करती थी। यूरोप को टेक्नोलॉजी का हब माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका, इंडिया और चाइना ने वहां से मार्केट छीन लिया। जहां अमेरिका और भारत जैसे देशों में सिलिकॉन वैली, चीन तेजी से टेक्नोलॉजी के मामले में प्रोग्रेस कर रहा है, वहीं यूरोप पिछड़ता हुआ दिख रहा है। और रूस ने जो जंग छेड़ी हुई है, उससे ऐसा लगता है कि शायद पूरे यूरोप को ही वो डुबा देगी। लेकिन आखिर ये सब कैसे हुआ, आखिर कैसे इतना पिछड़ गया यूरोप, आज जानेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शायद आपने यूनिकॉर्न शब्द के बारे में सुना होगा। यूनिकॉर्न उन कंपनीज को कहते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा की है। आज अमेरिका में 625 यूनिकॉर्न्स हैं, चीन में 312 और भारत में 68। लेकिन अगर हम यूरोपियन यूनियन के देशों की तरफ जाएं तो जर्मनी के पास 26 यूनिकॉर्न्स हैं, जो कि बाकी सभी देशों में सबसे कम है। यानी यूरोप की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहले समझते हैं कि अमेरिका ने कैसे अपनी सिलिकॉन वैली को डेवलप किया, क्योंकि इसी में यूरोप के डाउनफॉल के कारण छिपे हुए हैं। अमेरिका ने 40 के दशक से ही कमाल की प्रोग्रेस करनी शुरू कर दी थी, जिसकी एक बड़ी वजह थी कि सिलिकॉन वैली में तेजी से मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे थे। इसके अलावा इस एरिया के पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी मौजूद थी, जिसका मतलब ये था कि यहाँ पर हमेशा ही हाई स्किल्ड लेबर अवेलेबल था। कोई भी देश यहीं पर सोचना बंद कर देता है, लेकिन अमेरिका इसे एक स्टेप आगे ले गया। अमेरिका की प्राइवेट कंपनीज ने न सिर्फ इन यूनिवर्सिटीज से लोगों को हायर करना शुरू किया, बल्कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज की रिसर्च को फंड करने के लिए बड़े बड़े ग्रांट्स को भी मंजूरी दे दी। अचानक से वहां की यूनिवर्सिटीज के पास बहुत सारा पैसा आ गया था, जिससे उन्होंने रिसर्च में इन्वेस्ट किया। इसी रिसर्च के कारण नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजीज निकली, जिन्होंने फिर मार्केट को डोमिनेट किया। वहीं अगर हम यूरोप की तरफ देखें तो वहां पर प्राइवेट कंपनीज यूनिवर्सिटीज को उतना ज्यादा फंड नहीं करती हैं, बल्कि जिम्मेदारी ज्यादातर सरकार की रहती है। इससे दो नुकसान रहते हैं। पहला नुकसान ये है कि सरकार के ऊपर हमेशा ही फंडिंग का बोझ रहता है और सरकार कभी भी बहुत सारा पैसा खर्च नहीं कर पाती है। और दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी किसी प्रोजेक्ट को फंड करती है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें फंड करती है। यानी कि उन प्रोजेक्ट्स को ज्यादा फंड मिलता है जिनसे मार्केट में कुछ नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया जा सके। जबकि यूरोपियन यूनिवर्सिटीज की रिसर्च आज भी बहुत एकेडमिक है, जिसका मार्केट में ज्यादा कोई यूज नहीं है। सिलिकॉन वैली के साथ दूसरा जो फायदा अमेरिका और भारत जैसे देशों को मिलता है, वो ये है कि यहाँ पर एक ही जगह पर सेम इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज भी हैं। जैसे कि अगर कोई विप्रो में जॉब कर रहा है, तो अगर वो कभी अपनी जॉब से सेटिस्फाई ना हो, तो वही आदमी बैंगलोर में मौजूद TCS, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी मिड लेवल स्टार्टअप में भी उसी तरह की जॉब पा सकता है। इसके दो फायदे होते हैं। पहला तो ये है कि इससे हाईली स्किल्ड लेबर एक ही जगह पर रहता है और ओवरऑल वो जगह ग्रो करती रहती है। और दूसरा फायदा ये है कि इससे कंपनीज के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहता है कि वो लगातार अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करते रहें और उन्हें इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट देते रहें, ताकि वो उसी कंपनी में रहकर कंट्रीब्यूट कर सके। यूरोप में हमें देखने को नहीं मिलता, इसलिए वहां के लोग कम चॉइसेस के कारण या तो किसी और कंट्री में माइग्रेट कर जाते हैं या फिर एक ही जॉब में सालों तक बने रहते हैं, जहां सेम टास्क लगातार करने के कारण उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। इस मामले में इजराइल से भी काफी कुछ सीखा जा सकता है। इजराइल में हर एक स्टूडेंट को कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देनी ही पड़ती है, लेकिन वहां पर मिलिट्री की कई ब्रांचेस हैं, जिनमें से एक साइबर सिक्योरिटी भी है, जहां पर जिन स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी में ट्रेन किया जाता है, वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं और अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहते हैं। एक पीरियड के बाद जब उनका मिलिट्री में सर्व करने का टाइम खत्म हो जाता है, तब उन्हें वहां की प्राइवेट कंपनीज में भी प्रायोरिटीज मिलती हैं, क्योंकि इन प्राइवेट कंपनीज में भी ज्यादातर लोग मिलिट्री से गुजर कर आए हुए हैं। इसीलिए सभी एक दूसरे को समझते हैं। इन प्राइवेट कंपनीज को लगातार गवर्नमेंट भी इसीलिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट देती रहती है, जिससे कि यहाँ के एम्प्लॉयज लगातार नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे होते हैं। इजराइल भी आज टेक और साइबर सिक्योरिटी के मामले में एक बहुत ही अहम देश बन चुका है और यहाँ के हैकर्स दुनिया भर में सबसे एफिशिएंट और स्किल्ड माने जाते हैं। लेकिन सिर्फ फंडिंग और लेबर से ही काम नहीं चल सकता है दोस्तों।
एक और चीज है जो सिलिकॉन वैली को बहुत ही यूनिक बना देती है, और वो है मोटिवेशन। आप नई टेक्नोलॉजी सिर्फ तभी डेवलप करेंगे जब आपको उनकी जरूरत होगी या मार्केट में उनकी डिमांड होगी। आज इस डिमांड को पैदा करने का काम अमेरिका की मिलिट्री करती है। यूएस मिलिट्री का एनुअल बजट $700 बिलियन से भी ज्यादा है, और इनमें से ज्यादातर पैसा वो नए हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो कोई हेलीकॉप्टर हो या फिर रेडार सिस्टम्स। इस वजह से वहां की प्राइवेट कंपनीज लगातार इनोवेट करती रहती हैं ताकि वो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट उन्हें ही मिले। इसके अलावा मिलिट्री खुद भी कई सारे प्रोजेक्ट्स को खुद भी डेवलप कर रही होती है, और इसका बहुत फायदा मिलता है। जीपीएस और इंटरनेट जैसी चीजें पहले ही मिलिट्री प्रोजेक्ट्स की तरह शुरू हुए थे, जिन्होंने फिर दुनिया को बदल के रख दिया, क्योंकि लगातार वहां की मिलिट्री एक डिमांड को बनाए रखती है, इसलिए वहां पर हमेशा इनोवेशन के लिए मोटिवेशन रहती है। वहीं पर यूरोप के देशों के ज्यादातर आर्मीज का बजट न सिर्फ कम है, बल्कि जो बजट है भी उसे भी वो लोग सिर्फ सैलरीज या फिर मेंटेनेंस में ही खर्च कर देते हैं। भारत में इस मिलिट्री इंडस्ट्री के फायदों को अब समझने लगा है, इसलिए पिछले कई सालों से हमने अपने देश में टेक्नोलॉजी और हथियार डेवलप करने पर ज्यादा जोर दिया है। इससे न सिर्फ हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे, बल्कि इन मिलिट्री प्रोजेक्ट से जो नई टेक्नोलॉजीज निकलेंगी उन्हें हम फिर दुनिया भर के सिविलियन मार्केट में भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में भी इसीलिए अमेरिका, चीन और भारत जैसे देश बहुत से प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में हमेशा ही लगे रहते हैं। पिछले कुछ वक्त में अग्निपथ स्कीम को भारत में काफी क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि इसमें पेंशन की स्कीम को खत्म किया जा रहा था और सिर्फ 25% भर्ती हुए जवानों को ही रिटेन किया जाने वाला था। लेकिन ये भी एक कैलकुलेटेड स्टेप था, क्योंकि इससे भारत अपनी मैन पावर और उस पर खर्च होने वाले बजट को कम करके सेम बजट को मिलिट्री टेक्नोलॉजी और बेहतर हथियारों को डेवलप करने में खर्च करने की सोच रहा था। ये हमें भी समझना होगा कि ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी की डिमांड से हाई स्किल्ड लेबर बढ़ता है, और हाई स्किल्ड लेबर से फिर प्राइवेट सेक्टर में इनोवेशन आता है। प्राइवेट सेक्टर के बूम करने से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और इकोनॉमी बूस्ट होती है, और यही इकोनॉमिक बूस्ट फिर बाकी कंपनीज के लिए रास्ता खोलता है। जैसे ही भारत में ज्यादा लोग एक अच्छी सैलरी कमा रहे होंगे, वैसे ही जोमेटो, टाटा और बाकी कंपनीज को भी हाई वैल्यू कस्टमर्स मिलेंगे। यही चीज यूरोप धीरे धीरे मिस करने लगा था, क्योंकि उनके पास सस्ती गैस थी। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर कभी भी एनर्जी की कमी नहीं रही थी, फिर चाहे वो पेट्रोल हो या नेचुरल गैस, हमेशा उनके पास ही सस्ती पावर अवेलेबल थी, जिस वजह से वहां का मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर हमेशा ही सस्ते में अपने प्रोडक्ट्स बनाकर दुनिया भर के मार्केट में कम्पीट कर पाता था। लेकिन अब जब रूस ने जंग छेड़ दी है, तो सिर्फ वहां के आम लोगों की नहीं, बल्कि कंपनीज भी सफर कर रही है। और अगर जंग ऐसी चलती रही तो धीरे धीरे यूरोपियन कंपनीज बर्बाद हो जाएंगी। स्टार्टअप्स और इनोवेशंस के मामले में यूरोपियन यूनियन की हालत इतनी खराब है कि दुनिया भर के स्टार्टअप्स को फंड करने वाली सिक्वा कैपिटल के जहां अमेरिका, इंडिया और चीन में ऑफिसेज हैं, वहीं एक भी यूरोपियन देश में उनका कोई भी ऑफिस नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां उतने स्टार्टअप ही नहीं है कि ऑफिस खोला जाए। पर अभी ये धीरे धीरे बदलने लगा है। यूक्रेन की जंग ने काफी सारे यूरोपियन देशों की नींदें खोल दी हैं, और अब वो लोग फिर से इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हैं। जर्मनी ने अभी एक अनाउंसमेंट किया है कि वो अपने मिलिट्री बजट को काफी हद तक बढ़ाने वाले हैं, और उसका एक बड़ा हिस्सा नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में भी इस्तेमाल किया जाएगा। खैर, यूरोप का भी कोई सिलिकॉन वैली डेवलप कर पाएगा या फिर इस बदलते युग में बस एक मूक दर्शक बनकर रह जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या आप लोग भारत के स्टार्टअप कल्चर पर भी विस्तार से एक वीडियो चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वंडरफुल, जबरदस्त यार, इसमें काफी चीजें खोली, बहुत प्यारी वीडियो थी। इसके अंदर सिर्फ एक टॉपिक इन्होंने कवर नहीं किया कि यूरोपीय यूनियन जो है वो किस तरह से क्यों पीछे हट रही है, वो तो समझ में बिल्कुल आ ही रहा है। लेकिन एक और टॉपिक भी इन्होंने छेड़ दिया था इसके अंदर कि भारत क्यों निजकारी को ज्यादा फरोग दे रहा है, मतलब ना कि टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज कर रहे हैं भारतीय और ये जो गवर्नमेंट है, और उसके ऊपर इतना पैसा नहीं खर्च कर रही ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर। जो फंड है बेसिकली, जो मिलिट्री फंड है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे कम यूज हो रहा है और टेक्नोलॉजी पे ज्यादा यूज हो रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी बात यही है कि देखिए, जो एरा है ना, ये काल युग है, और इसमें जो है ज्यादातर जो काम उससे हो सकता है ना, मतलब ये कि मशीनरी से और टेक्नोलॉजी से, वो काम ह्यूमन नहीं कर सकते हैं। और इस वक्त मैं ये कहता हूँ कि इस दौर में जो कारकुन, मैंने ये कहा था कारकुन और सोल्जर्स अब बंद हो रहे हैं और अब नहीं आ रहे, बनना बंद हो रहे हैं। उसकी वजह भी यही है कि अब जो हमारे अंदर जो पैशन होता था बेसिकली, जब हम पुराने दौर को अगर लेके बैठे
तो लोग पॉलिटिकल तंजीमें ज्वाइन करते थे, सारी चीज़ें करते थे। उसकी वजह ये थी कि उनके अंदर एनर्जी होती थी, वो कहते थे कहाँ लगाए, कुछ अच्छे काम पे लगा लें, ये कर लें, वो कर लें। लेकिन अब ये है कि फेसबुक का दौर है, समझ रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें बंदे में इतनी एनर्जी रहती नहीं है, वो अच्छी खासी वहीं ज़ाया कर देता है, या तो एंटरटेनमेंट लेके ज़ाया कर देता है, या फिर वो कमेंट वगैरह करके अपनी एक लाइफ वहाँ पे वो कंटिन्यू रखता है, जिससे वो चीज़ उसकी जाती रहती है। तो फिर वो कोई ऐसी चीज़ ज्वाइन नहीं करता, इसलिए कारकुन खत्म हो चुके हैं, इसी तरह अब सोल्जर्स खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अब वो पैशन नहीं रहा लोगों के अंदर ना, बहुत कम है लेकिन बहुत कम लोग हैं। तो अब उसकी जगह रोबोट्स वगैरह ले रहे हैं, और यही चल रहा है। हाँ, अब वो जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो लोग फिर उसकी तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ ही जा रहे हैं। वो लोग जो है वो जो सोल्जर्स हैं वो वर्कर्स में तब्दील हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप। जो सोल्जर्स हुआ करते थे ना, उसकी जगह वर्कर्स ने ले ली है। वो लोग काम करेंगे, काम काज में ही क्या करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी जो है ना वो हमारे हवाले हो जाएगी मशीनों के, अनटिल अनलेस एआई खूब ज़्यादा इसके ऊपर इस्टेब्लिश ना हो जाए। क्योंकि एआई से के नुकसानात भी बहुत हैं, फ़ायदे तो हैं ही, लेकिन नुकसानात काफ़ी हैं कि वो कहीं ऐसा ना हो कि इंसानों को गुलाम बना दे, यानी इतनी खतरनाक रिस्ट्रिक्शन हो जाए कि इंसान इसमें से ना निकल सके। तो ये दो तीन चीज़ें पहलू हैं जिनके ऊपर सोचना चाहिए। लेकिन हमेशा टेक्नोलॉजी की ही जीत हुई है अब तक, मतलब किसी भी जंग में ले लें, क्योंकि डिफेंस का मामला था, इसलिए इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ ही इन्वेस्ट कर रहा है। वो पैसा राइट साइड पे लगाएगा, वरना सामने वाला मुल्क कर लेगा टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है, या तो आप पहले स्टेप ले लें या फिर दूसरा आपका दुश्मन ले लेगा। तो इन चीज़ों को देख के मद्देनजर रखते हुए अपनी कार्रवाई करनी पड़ती है। चलेगा, इस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।